हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने आपका क्लास 10th का सैंपल पेपर, इवन क्लास 10th के भी और 12th के भी सारे सैंपल पेपर्स इशू करते हैं। तो सीबीएसई की वेबसाइट से अपने सारे सैंपल पेपर्स ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज इसको डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट पे हमारा फोकस रहेगा। पहला ये कि किस तरह के क्वेश्चंस इस बार पेपर में आ रहे हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस हैं कि बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड है मतलब जैसे सेम टू सेम, और बेस्ड तो सारे ही होते हैं। दूसरा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके हम कहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आपके ज्यादा स्कूल्स में ज्यादा चैप्टर्स ना हो, तो सबसे अच्छा तरीका ये है अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का कि जो चैप्टर आपका हो गया, मैं मैथ्स की बात करूं, चैप्टर 1 आपका हो गया है, तो चैप्टर 1 का आप प्लीज पिछला 2025 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें देखिए चैप्टर 1 में जो क्वेश्चन आया था वो आप कर पा रहे हो या नहीं। और अब ये सैंपल पेपर आ गया है 2026 के लिए, तो इसमें जो चैप्टर 1 का क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप कर पा रहे हो या नहीं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो हम कोशिश करेंगे फर्स्ट 5 चैप्टर्स या फर्स्ट 6 चैप्टर्स, क्योंकि इतने ही शायद आपके यहाँ स्कूल में हुए हो, कि किस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, एनसीईआरटी से कितना बाहर कितना अंदर है, कितना बेस्ड है और आपको आते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चंस को। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है और चैप्टर 1 से है। आपसे कह रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। तो आपको क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। आपसे कह रहा है एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। क्या कह रहा है वो तो बाद में सोचेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2025 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे 2025, अब लास्ट में इवन नंबर नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने 2 से स्टार्ट होता है, तो ये वाला नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पहले 3 से ही होगा। तो कितना हो गया, 3 6 जा 18, 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर आप करिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर आप करिए 3 7 जा 21, 3 5 जा। फिर आप करिए 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब ये 5 से होगा। अगर टोटल फैक्टराइजेशन देखना है तो 5 5 जा और 5 से फाइनली 1, ये हमारे पास है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं 2025, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहे हैं 3 टू द पावर 4 5 स्क्वायर। अगर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्सपोनेंट ऑफ 3, तो आप अगर यहां तक भी कैलकुलेशन रोक देते तो आपका काम चल जाता। एक्सपोनेंट 3 की 4 है, अदरवाइज अगर टोटल पावर करनी है तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट 3 का जो है वो 4 है। तो ये आई थिंक सीधा सीधा एनसीईआरटी पे बेस्ड था। एनसीईआरटी में दिया भी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। हमारे पास 2 तरीके से हम इसको लिखते हैं। जब एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और आप इसको फाइनली एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, एनसीईआरटी पे बेस्ड था, उम्मीद करता हूँ 1 मार्क्स आप सेव कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास किस चैप्टर से है, ये हमारे पास है इफ 2024x 2025y इज इक्वल्स टू 1, 2025x 2024y इज इक्वल्स टू -1, देन x माइनस y इज इक्वल्स टू। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके। स्पेशली अगर मैं आपसे कहूँ, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे डिजिटल पे भी, यूट्यूब पे भी आप लोगों को कहते हैं कि एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक है वो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, उसमें जो डिलीटेड पार्ट है उसको हटा दें। चैप्टर 1 में भी यूक्लिड डिवीजन लेमा टाइप है, चैप्टर 2 में भी डिवीजन एल्गोरिथम है, उनको हटा के बाकी जो क्वेश्चन हैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो आप चाहें तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में जो लास्ट में एक एक्सरसाइज ऑप्शनल है उसका एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा। यहाँ पे हो क्या रहा है, करने को तो आप सब बच्चे कर सकते हैं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या है। अक्सर आप ये सोचेंगे कि सर पहले मुझे इसे सॉल्व करूं, x निकालूं, y निकालूं, फिर x माइनस वाई निकालूं। वो नहीं करना होता इस क्वेश्चन में। बेसिकली ये छोटा सा मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। ये हमारे पास क्या है, 2024x प्लस 2025y इज इक्वल्स टू 1, 2025x 2024y इज इक्वल्स टू -1। ये थोड़ा सा एक, जिसे कहना चाहूँ, एक स्पेशल केस है।
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। यहाँ अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो यहाँ आप क्या स्टडी करेंगे कि सर जो x का कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट हो रहा है और जो y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट हो रहा है। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो मुश्किल होती है, एलिमिनेशन से करते हैं तो मुश्किल होती है। इस तरह के क्वेश्चन से जिनमें आपके कोफिशिएंट्स स्वैप हो रहे हैं, x का कोफिशिएंट y के साथ, y का कोफिशिएंट x के साथ, वो भी विद साइन, मतलब साइन का मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस सेम होता है। तो इनको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका होता है। क्या होता है कि ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। एक बार अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ध्यान से देखो जरा, तो ये 5 4 9 2 2 4, फिर ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा आपके पास कितना सर 4, तो 4049x प्लस ये भी सेम आएगा 4049y, ये प्लस किया है आपने तो ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इस पूरे को 4049 से डिवाइड कर दिया जाए, 4049 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ रह जाएगा बच्चे x, यहाँ रह जाएगा बच्चे y और यहाँ रह जाएगा 0। तो यहाँ डायरेक्ट आप प्लस करके x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा क्या करना होता है, ये सिंपल एक और इक्वेशन बन जाती है। दूसरा, इनको एक बार माइनस कर लीजिए 1 माइनस 2, और हमें यही करना था, ये तो सिर्फ मैंने आपको प्रोसेस समझाया है। अगर इनको हम माइनस करेंगे 1 माइनस 2 करेंगे तो ये 24 है, 25 है, माइनस का 1x आएगा। ये 25 माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो 25 तो प्लस का x आएगा, प्लस का y आएगा, और आप माइनस कर रहे हो तो ये साइन प्लस हो जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो इक्वेशंस में तो जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है प्लस, तो ये आपका 2 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 2। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था x माइनस 1, यानी कि x प्लस में y माइनस में, तो साइन चेंज कर दीजिए, तो ये x प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो ये भी माइनस का हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो अगर आपको x प्लस वाई की या x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो आपको क्या करना होता है, एक बार इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए तो x प्लस वाई आ जाएगा, एक बार इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो x माइनस वाई। तो मुझे माइनस चाहिए था तो इन दोनों इक्वेशन को सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करना था। दूसरा, अगर अब आपको सॉल्व करना हो तो अब आपके पास दो सिंपल सी इक्वेशन आ जाती हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख लीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, y कैंसिल, 2x आएगा, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 4, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, x कैंसिल होगा, y 2y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जब आपके पास ये बहुत बड़ी डिजिट हो, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करें या एलिमिनेट करें तो मुश्किल होता है। तो इसका शॉर्टकट होता है, जब भी ये स्वैपिंग होगा तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी की ओल्ड बुक का बेस था, इस वाली बुक में बेस नहीं था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको सीखते रहने चाहिए। थोड़ा सा अच्छी बुक में से देख लें या अच्छे टीचर से आप इनसे रेफरेंस ले लें कि सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ते रहें, जब आपका शौक हो कि मुझे फुल लाना है। ये है हमारे पास नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 एज इट्स जीरोस। आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ एनसीईआरटी से है, लेकिन थोड़ा सा अलग रख दिया, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने पॉलिनोमियल्स हम बना सकते हैं। अभी तक तो हमने यही किया है कि अल्फा अगर हमारे पास -2 है और बीटा हमारे पास अगर 5 है, बीटा हमारे पास 5 है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल होता है। आप यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ये k होता है जो एक रियल नंबर होता है, और ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये कुछ भी हो सकता है तो आपके पास पॉलिनोमियल्स भी कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो सीधा सीधा सा आंसर है इनफाइनाइट मैनी। अगर आपको 2 जीरोस दिए हुए या उनका सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आपके जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है सर, सीधा कॉन्सेप्चुअल था। हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल भी है, और आप बिना सोचे समझे भी कर सकते हो। हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, नॉट ए क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मस्ट है पावर 2 होनी चाहिए, ना पावर 2 से कम ना पावर 2 से ज्यादा। आपको देख रहा है कुछ, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें स्क्वायर आएगा और यहाँ स्क्वायर नहीं है तो दोनों तरफ कटेगा नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें ढूंढना है नॉट क्वाड्रेटिक, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं है। इधर देख लीजिए, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है और इधर मेरे पास ये माइनस का प्लस का माइनस माइनस प्लस करूंगा तो ये भी 3x स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन में भी एक्स स्क्वायर आएगा जब आप सिंप्लीफाई करोगे, और दोनों कट नहीं रहे हैं, दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। मुझे क्या ढूंढना है? नॉट क्वाड्रेटिक। यहां ध्यान से देखिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो यही मेरा ऑप्शन है। यहां देखेंगे ये एक्स क्यूब है, ठीक है, और इधर देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें भी एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखने में ऐसा लगेगा ये क्यूब है, यही वाला नहीं है, बट ऐसा नहीं है, हमारा जो आंसर है वो सी है, सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी की बुक से था। आपके पास क्या कह रहा है? चैप्टर 7 का है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर इच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। अच्छा सॉरी, 5th चैप्टर का है एपी का, और कॉन्सेप्चुअल है, एनसीईआरटी बेस तो नहीं है, एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है कॉन्सेप्चुअल, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी। एपी की 3 टर्म्स हैं, x निकालो। एपी तब होता है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट बताइए, एपी तब होता है जब डिफरेंस सेम होता है, x प्लस 10 माइनस 2x, 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10। क्या हो गया बच्चे? x माइनस 2x माइनस x प्लस 10, अगर यहां माइनस करोगे 3x माइनस x 2x, और 2 माइनस 10 माइनस 8, 8 इधर लाइए प्लस हो जाएगा 18, x इधर लाइए 3x, 18 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6, ए ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है सर, तो कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर एपी है तो एपी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस सेम होता है। और पीवाईक्यू जो मैंने आपसे शुरू में ही कहा, अगर आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको पहले से ही आइडिया रहेगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप कर लेंगे। अगेन एपी का क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 50 इज इक्वल टू 25 के, देन के इज इक्वल टू, आपको बहुत ही सिंपल सा है, फर्स्ट एन टर्म्स का सम भी आपको पता होगा, सीधा सीधा सा क्या होता है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, एपी का सम क्या है अगर आपको याद हो? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यहाँ n कितना है? 1 से लेके 50 तक है, तो n 50 है, 50/2, फर्स्ट टर्म क्या है? 1, लास्ट टर्म क्या है? 50 इज इक्वल टू 25k, ये हमारे पास। ठीक है सर, देखो जरा ध्यान से क्या आएगा, 25 से सर ये 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर? 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, 51, इधर क्या बचा सर? k, तो k इज इक्वल टू 51, सिंपल सीधा सा एनसीईआरटी बेस्ड, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम बुक में है, तो हमारा आंसर क्या है? 51। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट cos 30 sin 30 cos 60 माइनस sin 60, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वैसे तो ये पेपर जो है ये सीबीएसई का बेसिक पेपर है, ठीक है, लेकिन इस वाले उसमें क्वेश्चन में 2 चैप्टर को इसने मर्ज कर दिया है। ये चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यूज हो रहा है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो थोड़ा सा एडवांस चला गया। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए एक तो सुकून होना चाहिए दिमाग में कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो एप्लीकेशन बेस्ड हो गया एक तरह से 2 चीजों को यूज करके। ठीक है, तो यहाँ हमें 2 चीजें मिल रही हैं, थोड़ा सा इस लेवल पे जाने के लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। हम अभी चैप्टर 5 तक ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको स्किप करते हैं, बट ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आपकी प्रैक्टिस पे बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल ना क्या एप्लीकेशन बेस्ड है कि 2-2 चीजों को क्या आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं। Again, the coordinate of the point which is mirror image of the point about x-axis, ये क्लास 9th पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास 9th पे। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का छोटा सा भी आइडिया है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि 9th पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -35,
पहले तो मिरर इमेज की बात कर रहे हैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, आप लोगों से उम्मीद करूं नाइन्थ में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया होगा। एक पॉइंट है -3 5, x -3 है, -3 कहाँ यहाँ होगा, ठीक है सर। y +5 है, 5 ऊपर चले गया होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं पॉइंट है, और ये है -3, 5। अब जरा सीख लीजिए, -3, 5 की अगर बात कर रहा है तो यहाँ दो तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है। दो तरह से क्या मतलब पूछ सकता है कि एक तो इसकी इमेज कह दे कि वाई एक्सिस के अंदर मिरर इमेज, वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में मिरर इमेज यहाँ होगी। हमसे क्या कह रहा है, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस तो यहाँ इमेज बनेगी, यहाँ मैं कह रहा हूं भाई वाई एक्सिस। तो अगर अबाउट वाई एक्सिस जाएगी तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा, ये जो आपका x -3 है, अब x इधर चला जाएगा +3, तो x हो गया +3। ये जो y 5 था यहाँ, अभी भी 5 ही रहेगा, तो y के अंदर जो आपकी मिरर इमेज बन रही है वो 3 5 बनेगी। लेकिन अगर यहाँ बन रहे हो, अभी आप यहाँ हो, नीचे आ गए, तो आपका जो x है वो -3 ही रहा, 5 ऊपर प्लस में था, नीचे -5, तो मिरर इमेज इन x को एक्सिस -3 -5। सिंपल, 9th में बेचता इसलिए डिस्कस कर लिया आपसे। ये हमारे पास इन ट्राइंगल ABC एंड DEF AB upon EF is equals to AC upon D, then they will be the similar when। सिमिलर ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप सिमिलरिटी का जानते हैं तो आप कर सकते हैं। NCERT बेस्ड बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं जब आप चैप्टर 6 पढ़ लेंगे। ABC similar to PQR, then the perimeter of the triangle PQR is, 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी था सिमिलरिटी में। अगर वैसे ही कह दूं कि सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशो सेम होता है, ज्यादा कुछ बताना नहीं है, इसलिए वैसे ही ये 5 है तो ये 10 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 8 है, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 24। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 24। बस सिंपल, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, पहला वाला भी कॉन्सेप्चुअल, ये भी कॉन्सेप्चुअल, NCERT बेस्ड। तो हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर हम कहूं तो एक या दो क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का जो आया था और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आया था। इन द फिगर गिवन बिलो रेडियस r ऑफ द सर्किल विच टच द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये चैप्टर 10 है, सर्कल्स की बात करते हैं, टेंजेंट की बात करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा घूमता रहता है। चैप्टर 10 जो है उसके 3-4 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा है और बार बार वही पूछे जाते हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप चैप्टर 10 पढ़ोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, मैं अगर आपसे कहूँ सीधी सीधी सी बात ये है, मैं देखो कितना आसान होता है, ये 7 -r है, क्यों होता है बाद में बात करेंगे। ये हमारे पास हो गया, ये 24 -r, ठीक है सर। तो हमारे पास क्या हो गया, 7 -r प्लस 25 -r इज इक्वल्स टू 24 -r इज इक्वल्स टू 25, ये हो गया सर। तो कितना हो गया सर, 7 20 31, ये इधर आ कितना हो गया सर 6, और r 2r, r इज इक्वल्स टू 3, r इज इक्वल्स टू कितना 3। बहुत बेसिक सिंपल एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, NCERT में नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। मैं हमेशा ये कह रहा हूँ PYQ को आप थोड़ा सा देख लेंगे। हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी। सिंपल 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 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बेस्ड। कौन सा यूनिटी के इक्वल नहीं है, ये यूनिटी के इक्वल होता है, ठीक है सर। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ये 1 के इक्वल होता है, 10 इंटू कोट 1 के इक्वल होता है, तो कौन नहीं है सर, ये नहीं है। बेसिकली ये -1 होता है, क्या होता है -1। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। तो मजेदार क्वेश्चन, बेसिक जैसा होना चाहिए वैसा ही। 2 क्वेश्चन अभी तक आए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 0 -5 5 -10 दिस द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, मीडियन अगर आपको निकालना आता है, चैप्टर 13 का क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, NCERT बेस्ड। तो मजेदार, आप लोग करेंगे, आप लोग करेंगे। इसके सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे, पूरे चैप्टर मतलब पूरे सैंपल पेपर का। इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल NCERT बेस्ड। NCERT के पेज पे लिखा हुआ है इंपेरिकल फॉर्मूला, यहाँ रखेंगे वैल्यू आ जाएगी। From an external point Q, the length of the tangent to a circle is 12, the distance Q from the 13। Again NCERT का ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बेस्ड नहीं है, NCERT का ही क्वेश्चन है। वेरी गुड, क्या है, चैप्टर 10 टेंजेंट का ही है।
तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा पेपर है, सिंपल सा है। अगर आप इन द गिवन फिगर पी इज टेंजेंट, यस दिस अगेन बिल्कुल सेम फिगर आपको जो है, बिल्कुल सेम फिगर आपको जो है, सेम नहीं कह सकता, वैसे सेम ही कह सकता हूँ क्योंकि इस तरह की फिगर है एनसीईआरटी में। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ये 115 है तो ये कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 65। ये हमेशा 90 होता है, ये आप बता सकते हो। मतलब इन दोनों का सम भी 90 होगा तो ये 65 हो गया, तो कितना हो गया सर, 65 हो गया, तो ये 25 हो गया। कितना हो गया सर, 25 है यहाँ, ये रहा आंसर। बहुत सिंपल, बेसिक। The circumference of two circles are in the ratio 3:4. The ratio of their areas again अगर आपसे बात करूं, बहुत ही सिंपल, रेडियस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आगे। ये तो शायद आप क्लास 8 में भी पढ़ते आए होंगे, क्लास 9th में भी पढ़ते आए होंगे, 10th में भी बिना पढ़े भी आप दे सकते हो। चैप्टर 11 है, ठीक है, चैप्टर 11 एरियाज ऑफ सर्कल्स हम बात कर रहे हैं। An event is most unlikely to happen, its probability is, 9th में भी पढ़ा होगा probability। An event is most unlikely to happen, unlikely to happen, ठीक है सर। तो हमारे पास क्या होगा, its probability is कितना होना चाहिए, most unlikely to happen, ठीक है सर। तो आपके पास जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो दो तरह की प्रोबेबिलिटी आएंगी, एक आएगी श्योर इवेंट, एक आएगी इम्पॉसिबल इवेंट। नॉट इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, ठीक है, मोस्ट अनलाइकली, अनलाइकली, तो ये हमारे पास हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 0.000001, नियरेस्ट टू जीरो होगी। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अगेन क्वेश्चन, assertion रीजन हमारे पास ये है, line joining the midpoint of two side of triangle is parallel to the third side, chapter 6 का BPT है। if a line divide two side of a triangle the same ratio then it is parallel to the third side, ठीक है सर। दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आपसे क्या कह रहा है, both assertion and reason are the true reason are the expansion of Zibet, both assertion are true but reason, yes, यहाँ मेरे हिसाब से क्वेश्चन का यही बनेगा, both assertion and reason are true but the reason is not correct explanation of the assertion are, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं बट एक दूसरे के अगर मैं कहूं एक्सप्लेनेशन नहीं है। Two coins are tossed simultaneously, possibly outcomes are two heads and one head and one tail, two tails, hence the probability of getting two heads is 1/3. Probability of equally likely outcomes of an experiment are always equal. Two coins are tossed simultaneously, possibly outcomes two heads, one head, one tail, two tails. Two heads, one head, one tail, two tails. Yes, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर रहा है, और है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपके पास फर्स्ट 20 क्वेश्चंस पे अगर मैं आपसे बात करूं, दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं जहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ा है। तो अच्छा एक सैंपल पेपर आपको दिया गया है, एनसीईआरटी पे कमांड अगर आप कर लेंगे तो 90+% कहीं जाएगा नहीं, और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपके पास दिमाग है कि आप एक्स्ट्रा भी सोच सकते हैं तो 100% मार्क्स आप ला सकते हैं। बहुत ही अच्छा सैंपल पेपर है, और इसको सामने रख के अब अपने सारे चैप्टर्स की आप तैयारी करेंगे, ठीक है सर। कुछ क्वेश्चंस चैप्टर्स के इसमें से मिसिंग है। अगर मैं आपसे कहूँ सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का इसमें चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इसमें नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रिकेशन का तो था। तो खैर अच्छा पेपर, सैंपल पेपर दिया है, एनसीईआरटी को सामने रख के प्रिपरेशन करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अभी हमने ये किया है, अभी हम जो करेंगे वो ये भी करेंगे कि स्टैंडर्ड में क्या दिया है, और फिर हमें कंपेयर करेंगे। बहुत सारे बच्चे इससे परेशान होते हैं कि सर बेसिक मैथ्स लेना है या स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है। तो ऑल द बेस्ट, डिस्कस करते रहेंगे। अभी दूसरे सेक्शंस की भी बात करेंगे। तो ये हमारे पास था सेक्शन ए।